हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस का मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, जेस्चर्स हो गए, बॉडी लैंग्वेज हो गई, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको हम नॉन वर्बल क्यूज़ कहते हैं। क्यूज़ का मतलब होता है हिंट्स। तो नॉन वर्बल क्यूज़ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम किसी के बोले बिना जब उसके एक्सप्रेशन से या उसके जेस्चर से ये पता कर लेते हैं कि उस पर्सन की क्या इमोशंस हैं। वो हैप्पी है, सैड है, एक्साइटेड है, फियरफुल है, तो वो नॉन वर्बल है। उसके कुछ बोले बिना ही पता चल जाता है क्योंकि उसके फेस पे इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। सो नॉन वर्बल क्यूज द बेसिक चैनल्स। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल, मतलब बहुत अलग अलग तरीके हैं नॉन वर्बल क्यूज देने के। फेशियल एक्सप्रेशन इसमें से एक तरीका है, बॉडी मूवमेंट है दूसरा तरीका, और तीसरा तरीका है पॉस्चर, बॉडी पॉस्चर। सो फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में जैसे बात कर रहे हैं पहले कि 6 बेसिक फेशियल एक्सप्रेशन हैं हर किसी कल्चर में। अगर आप देखोगे या किसी के भी अंदर आप देखोगे तो 6 बेसिक इमोशंस हैं जो सब में मिलेंगे: एंगर, फियर, सैडनेस, डिसगस्ट, हैप्पीनेस एंड सरप्राइज। तो ये ऐसे 6 बेसिक फीचर्स हैं जो कि इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं जो आपको हर एक कल्चर में और हर जगह के एक ह्यूमन बीइंग में आपको ये कॉमन दिखेंगे ही दिखेंगे। प्लस इसके साथ एक चीज और है, एक इमोशन और है जो बेसिक मानी जाती है, जिसको बोलते हैं कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी को डिसरिगार्ड करना, मतलब रिस्पेक्ट ना देना किसी को। तो एक वो जो इमोशन होती है कंटेम्प्ट वाली, मतलब किसी को देख के आपने ऐसा एक्सप्रेशन बनाया है कि उसे पता चल जाए कि आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हो। ये इमोशन भी कुछ जगह पे ये बोल रहे हैं कि ये भी यूनिवर्सल इमोशन है। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह पे आपको ये इमोशन जो है वो एक ही तरीके से लोग दिखाएंगे। जैसे स्माइल के केस में अगर हैप्पी हैं लोग तो वो एक ही तरीके से दिखा सकते हैं हैप्पीनेस, स्माइल करके या लाफ करके। ऐसे ये सारे जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं इनके सेम एक्सप्रेशंस होते हैं, कंटेम्प्ट भी उसमें से एक है। However, agreement on what specific facial expression represent this emotion is less consistent. लेकिन अभी इस चीज पे बहुत आर्ग्यूमेंट चलती है कि कौन से एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो उस इमोशन को दिखाते हैं। मतलब ऐसा कौन सा फेशियल एक्सप्रेशन है जो एक पर्टिकुलर इमोशन को सबसे अच्छा एक्सप्रेस कर सकता है। So it was widely assumed that basic facial expressions such as happiness, anger, disgust are universal, that they are recognized as indicating specific emotion by persons all over the world. तो इसमें से 3 ऐसे बोले हैं इन्होंने जो यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस है, मतलब कि कोई भी अगर ये एक्सप्रेशन दिखाएगा तो हम उसको हैप्पीनेस ही मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे। जैसे अगर सपोज कोई भी खुश है तो उसके फेस पे इस तरह से अगर स्माइल आ रही है या वो हंस रहा है तो हम उसको हैप्पीनेस ही मानेंगे। ये यूनिवर्सल एक्सप्रेशन है। ऐसे ही एंगर का हो गया या डिसगस्ट हो गया, ये 3 ऐसे इमोशंस हैं जो यूनिवर्सली पहचान में आ सकते हैं। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिकेटिंग स्पेसिफिक इमोशन बाय पर्सन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कहीं पे भी आप वर्ल्ड में जाके ये अपने इमोशंस दिखाओगे, अपने एक्सप्रेशन बनाओगे फेस में, तो कोई भी एरिया का या कोई भी कंट्री का पर्सन होगा तो वो ये पहचान लेगा आपके फेस को देख के कि आप एंग्री हो या फिर आप हैप्पी हो या डिसगस्टफुल हो। Now, the findings of several studies indicate that although facial expressions may indeed reveal much about others' emotion, interpretation of such expressions are also affected by the context. अब कुछ फाइंडिंग्स ये कह रही हैं कि एक तो होता है कि इमोशंस किस तरह के हैं उसको देख के हम पहचानते हैं कि जो पर्सन है वो हैप्पी लग रहा है, सैड लग रहा है। दूसरा ये कह रहे हैं कंटेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट का मतलब एनवायरनमेंट, मतलब किस चीज से रिलेटेड वो बात हो रही है। सपोज यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हम कुछ पार्टिसिपेंट्स को अगर फोटो दिखाते हैं और फोटो में ये दिखा रहे हैं कि उस फेस, जो फोटो में फेस है वो नॉर्मली उसको सब जज कर रहे हैं कि वो डरा हुआ है, फियर है उसके फेस पे। बट उसके बाद एक स्टोरी हम उसको सुनाते हैं जिसमें उसको उस स्टोरी में ये हम बोल रहे हैं कि वो पर्सन बहुत गुस्से में है। तो उसके बाद स्टोरी सुनने के बाद ज्यादातर लोगों ने उसी इमोशन को एक फियर, वो फेस इज शोइंग दिस इमोशन नॉट फियर, मतलब कि उसी फियर वाले इमोशन को एंगर में चेंज कर दिया। पहले जैसे उन्हें फोटो दिखाई, इन्होंने बोला कि इसको देख के लग रहा है ये डर रहा है। जब उनको स्टोरी सुनाई, जिस स्टोरी में बोला कि ये पर्सन बहुत गुस्से में था, फिर उसने ऐसे गुस्से में जो भी करा,
तो बाद में जब उन लोगों को ये पिक्चर दिखाई तो उन्होंने बोला है सेम पिक्चर देख के कि ये तो बहुत गुस्से वाला इमोशन है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इमोशंस की अपनी जो थी डेफिनेशन वो चेंज कर दी उस टाइम पे। पहले फियर बोला, फिर एंगर बोला। क्यों? क्योंकि उनका कंटेक्स्ट चेंज हो गया था, मतलब हमने उसके साथ की सिचुएशन को बदल दिया था। तो इसलिए कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम हर एक एक्सप्रेशन को, फेशियल एक्सप्रेशन को रिलेट करें इमोशन के साथ। उसके साथ का कंटेक्स्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया फेशियल एक्सप्रेशन। उसके बाद आता है जेस्चर। जेस्चर हो गया या पोस्चर हो गया, मूवमेंट्स हो गई। तो जैसे जेस्चर्स मतलब कि आप अपने हाथों को कैसे मूव कर रहे हो। पोस्चर मतलब आपकी बॉडी स्ट्रेट है या झुकी हुई है, कैसा बॉडी पोस्चर है। मूवमेंट मतलब आप खुद कैसे मूव कर रहे हो। तो ये बॉडी लैंग्वेज में भी आ जाती है ये सारी चीज़ें। सो इन्होंने एक आपको ट्राई करने के लिए बोला है, इस चीज़ को समझने के लिए आप एक अपने साथ भी ट्राई कर सकते हो एक्सपेरिमेंट करके। जैसे सपोज आप पहले कोई ऐसी चीज़ के बारे में सोचो जिसको सोच के बहुत ज़्यादा ही आपको एक बार कभी गुस्सा आया होगा, बहुत बहुत ज़्यादा। और उसके बाद सडनली ऐसी चीज़ सोचो जिसके बारे में सोच के आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। डिड यू चेंज योर पोस्टर और मूव योर हैंड्स, आर्म्स, लेग्स एज योर थॉट शिफ्टेड। अब ये पूछ रहे हैं कि जैसे ही आपने अपना थॉट चेंज किया एंग्री टू हैप्पियर में, क्या आपके हैंड्स, आर्म्स, लेग्स या कोई भी ऐसी बॉडी पार्ट है चेंज हुआ होगा। चांसेस आर गुड दैट यू डिड फॉर आवर करंट मूड इमोशन इज ऑफन रिफ्लेक्टेड इन द पोस्चर। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसे हुआ होगा कि जब आप कोई ऐसी चीज़ सोच रहे होगे जिसमें आपको बहुत गुस्सा आया होगा, उसके बाद आपने उस चीज़ को सोचा होगा जिसको सोच के आपको बहुत अच्छा लगा होगा या खुशी हुई होगी, उससे आपका बॉडी पोस्चर भी चेंज हुआ होगा या आपका हैंड मूवमेंट कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। यही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बॉडी पोस्चर, पोजीशन, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, इन सब चीज़ों से भी इमोशंस रिलेटेड होते हैं। इन सबको हम नॉन वर्बल बिहेवियर बोलते हैं या फिर कभी कभी बॉडी लैंग्वेज भी बोलते हैं। और साइंटिफिकली इसको बोला जाता है काइनेसिक्स। तो ये हमें बहुत सारे ऐसे क्यूज बताते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अभी इसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखो, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, जैसे थोड़ा सा आगे को बेंट है बॉडी, प्लस इसके जेस्चर्स, हाथ, हैंड मूवमेंट देख के आप ये कह सकते हो कि ये जो है ये आपको एक वेलकमिंग इमोशंस दिखा रहा है। ही इज वेलकमिंग यू। और यहाँ पे भी इसको देख के आप कहोगे कि शी इज वेरी हैप्पी, और इस तरीके से इमोशंस दिखा रही है। तो ये जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज का यूज होता है इमोशंस में। First, frequent body movement, especially ones in which a particular part of the body does something to another, such as touching, scratching, rubbing, suggest emotional arousal. The greater the frequency of such behavior, the higher a person's level of arousal. तो अब कह रहे जितनी बार वो फ्रीक्वेंटली वो मूवमेंट होगी उतना ज़्यादा अराउजल होगा। मतलब डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी मूवमेंट कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है। जैसे टचिंग हो गया, स्क्रैचिंग हो गया, रबिंग हो गया, और जितना फ्रीक्वेंटली वो मूवमेंट होगी उतना ज़्यादा ही लेवल ऑफ अराउजल बढ़ता जाएगा। लार्जर पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द होल बॉडी कैन ऑल्सो बी इंफॉर्मेटिव, सच एज शी अडॉप्टेड द थ्रेटनिंग पोस्चर। अब यहाँ जो ये बात कर रहे हैं मूवमेंट की, वो स्मॉल बॉडी मूवमेंट्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जैसे थ्रेटनिंग पोस्चर हो गया या ओपन आर्म्स हो गया, ये लार्ज पैटर्न्स की बात हो रही है। लार्ज पैटर्न्स का मतलब जब आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, तो उस केस में भी हमें पता चलता है कि कौन सी इमोशंस हैं। जैसे ये पढ़ो आप, ही ग्रीटेड हर विद ओपन आर्म्स, मतलब कि उसने उसको बहुत अच्छे से ग्रीट किया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके के इमोशन रिएक्शंस हैं। मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट अदर्स फीलिंग इज ऑफन प्रोवाइडेड बाय जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स कैरिंग स्पेसिफिक मीनिंग इन अ गिवन कल्चर। तो जेस्चर्स का जो है, ये जेस्चर्स जो है ये बहुत ही स्पेसिफिक हमें मतलब बताते हैं किसी भी इमोशंस का। एंड बॉडी मूवमेंट जो है वो कल्चर टू कल्चर भी बहुत फ़र्क होती है। जैसे हमारे यहाँ किसी को ग्रीट करने का तरीका होता है जब हम हाथ जोड़ के नमस्ते बोलते हैं, बाहर ग्रीट करने का तरीका होता है हैंडशेक करना। तो बॉडी मूवमेंट कल्चर टू कल्चर वेरी करती है, लेकिन जेस्चर से हमें स्पेसिफिक तरीका पता चल जाता है। तो ये आउटवर्ड रिएक्शन थे इमोशंस के, कि कैसे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद इमोशन और कॉग्निशन की बात कर रहे हैं। इमोशन का कॉग्निशन से क्या लेना देना है, थिंकिंग से हमारी। तो दे आर सेइंग कि कहीं कहीं हमारी थिंकिंग भी हमारे इमोशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है।
क्योंकि जब हमारा मूड हैप्पी होता है तो हमें हैप्पी थॉट्स आते हैं, हैप्पी मूड ब्रिंग्स हैप्पी थॉट्स, एंड जब सैड मूड होता है तो हमें नेगेटिव मेमोरीज याद आती हैं। सो इसलिए बोल रहे हैं देयर इज अ लिंक बिटवीन इमोशन एंड कॉग्निशन, बिटवीन द वे वी फील एंड द वे वी थिंक। We should clarify one important point before beginning. We will be focusing on the affect. Affect का मतलब है relatively mild feeling and mood, जो हमेशा एक mild feeling होती है ना, ज़्यादा इमोशनल नहीं, हल्का इमोशन, उसको affect बोलते हैं, rather than on intense emotion। मतलब intense emotion को हम affect नहीं बोलते हैं, mild emotion को हम affect बोलते हैं। The boundary between emotion and affective reaction is somewhat fuzzy, but because most research has focused on the effects of relatively modest shift in mood, the kind of changes we experience many a time each day। तो जैसे पूरे दिन में क्या होता है कि हमारे जो अफेक्टिव मूड में बहुत चेंजेस होते रहते हैं और ये बहुत माइल्ड होते हैं, तो वो उसको अफेक्ट कह रहे हैं। पूरा दिन में हमारे जो छोटे छोटे मूड शिफ्ट होते हैं और बहुत ही माइल्ड होते हैं, बहुत एक्सट्रीम नहीं होते, उसको अफेक्ट बोला जाता है। For many years it was assumed that affective reactions are bipolar in nature, that is positive and negative, that our mood falls somewhere along the dimension at any point of time। तो पहले ये माना जाता था कि जो अफेक्टिव रिएक्शन होते हैं वो बाइपोलर होते हैं, मतलब एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, दो पोल्स होते हैं इसके, और हमारा मूड जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आता जाता रहता है, कभी नेगेटिव की तरफ कभी पॉजिटिव से ट्रेवल करता रहता है। तो हमारी अफेक्टिव फीलिंग पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रेवल करती रहती है। However, in recent years, this assumption has been challenged by the suggestion that perhaps the positive effect and the negative effect are actually independent dimension। और लेकिन अब ये कह रहे हैं रिसेंट ईयर्स में इसको चैलेंज किया गया है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, और कह रहे हैं कि ये कोई कॉन्टिन्यूम नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इसका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। so that we can be high in one and low in other, high in both और low in both। मतलब कि हम ऐसा नहीं है कि हम जब एक साइड होंगे तो हम दूसरी साइड नहीं हो सकते, हैप्पी है तो हम सैड नहीं हो सकते। अभी ये बोल रहे हैं कि हम दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, मतलब ये भी हो सकता है कि हम दोनों चीज़ों में ही कम हो, हैप्पीनेस भी ना हो और सैडनेस भी ना हो, या हमें हैप्पीनेस भी बहुत है और सैडनेस भी बहुत है, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। पहले वाली थ्योरी ये कह रही थी कि एक पोल के ऑपोजिट एंड है, और हम अगर पोल के इस तरफ हैं तो हम इधर नहीं हो सकते, और इस तरफ है तो इधर नहीं जा सकते। दूसरी थ्योरी ये कह रही है कि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। डिपेंड करता है, अगर हमारी हैप्पीनेस हाई है तो हो सकता है हमारी सैडनेस भी उतनी हाई हो, या दोनों ही बहुत लो हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये दोनों ऑपोजिट एंड और कभी ये मिल नहीं सकते आपस में। सो ये इसको चैलेंज किया। दिस इशू हैज़ बीन नॉट रिजॉल्व after recent findings seem to offer fairly strong support for the idea that positive and negative are indeed two ends of a single dimension, but remember this conclusion is tentative। तो अभी ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है इस चीज़ का कि क्या ये एक पोल के ऑपोजिट एंड है, या हम एक बार अगर हैप्पी हैं तो हम उसी टाइम सैड नहीं हो सकते, क्या ये ऐसा है, या फिर ये दोनों इंडिपेंडेंट है कि हम दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो ये अभी तक थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट चलता ही जा रहा है। नाउ हाउ अफेक्ट इन्फ्लुएंस कॉग्निशन। कॉग्निशन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हमारे मूड में जो चेंजेस आते हैं वो कैसे हमारे थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। वन सच इफेक्ट इन्वॉल्व्स इम्पैक्ट ऑन आवर करंट मूड अफेक्टिव स्टेट्स ऑन आवर परसेप्शन ऑफ एम्बिगुअस स्टिमुलाई। तो जो हमारे अफेक्टिव स्टेट होते हैं, यानी कि जो हमारा मूड होता है, वो हमारी परसेप्शन ऑफ एम्बिगुअस स्टिमुलाई, एम्बिगुअस मतलब जो चीज़ हमें ज़्यादा क्लियरली नहीं पता है, जो कंफ्यूजिंग है, उसकी परसेप्शन को उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। तो इन जनरल वी परसीव एंड इवेल्युएट दी स्टिमुलाई मोर फेवरेबली व्हेन वी आर इन गुड मूड। मतलब सपोज कोई एम्बिगुअस स्टिमुलाई है, मतलब आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हो जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो एक नॉर्मल चीज़ देख रहे हो मतलब आप, तो आपका अगर अफेक्टिव स्टेट हैप्पी होगा तो आप उस स्टिमुलाई को देख के गुड मूड में उसको आप अच्छा ही परसीव करोगे। अगर आपका अफेक्टिव स्टेट सैड होगा, आपका मूड सैड होगा, तो आप उस स्टिमुलाई को देख के नेगेटिव परसीव करोगे। तो डिपेंडिंग ऑन योर अफेक्टिव स्टेट आपकी कॉग्निशन भी काम करती है, यानी कि परसेप्शन।
एग्जाम्पल इन्होंने क्या लिया है, when asked to interview applicants whose qualification for a job are ambiguous, neither very strong nor very weak, research participants assign higher rating to applicants when they are in a positive mood than when they are in a negative mood. तो ये इन्होंने कैसे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि जैसे कुछ जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यू के लिए कुछ एप्लीकेंट्स बुलाए, उसमें से कुछ तो ऐसे थे जिनकी क्वालिफिकेशन एकदम ठीक थी अकॉर्डिंग टू दी जॉब रिक्वायरमेंट, लेकिन कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे भी होते हैं ना जिनकी क्वालिफिकेशन एम्बिगुअस क्लियर नहीं होती है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ वो कर भी लेंगे और नहीं भी कर सकते, मतलब क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा एग्जैक्ट मैच भी नहीं हो रही होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि इन्हें रख लेंगे तो ये उस तरह की जॉब कर लेंगे। तो ऐसे वाले जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनका इंटरव्यू जब ले रहे थे रिसर्च पार्टिसिपेंट, तो ये देखा गया कि जब रिसर्च पार्टिसिपेंट्स का मूड अच्छा था तो इन्होंने उन लोगों को ज़्यादा अच्छे स्कोर्स दिए थे, ज़्यादा रेटिंग दी थी, और जब इनका मूड खराब था रिसर्च पार्टिसिपेंट्स का तो इन्होंने उन्हीं एप्लीकेंट्स को नेगेटिव वो दी थी, स्कोरिंग दी थी। कहने का मतलब कि जब इनका मूड या इनका अफेक्टिव स्टेट अच्छा है तो वो दूसरे लोगों को अच्छा परसीव कर रहे हैं, पॉजिटिव परसीव कर रहे हैं, अगर इनका मूड खराब है तो दूसरे लोगों को भी नेगेटिव परसीव कर रहे हैं। तो इससे ये शो हो रहा है कि जो अफेक्टिव स्टेट है वो हमारे परसेप्शन को, कॉग्निशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। Another way in which affect influence cognition is through its impact on the style of information processing we adopt. A positive effect encourages us to adopt a flexible fluid style. अब ऐसा क्यों हुआ कि जब मूड अच्छा है तो पॉजिटिवली हम देख रहे हैं उन्हीं लोगों को जिनकी इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, और अगर हमारा मूड खराब है तो हम उसको बहुत नेगेटिवली देख रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब हमारा मूड जो होता है ना, जब जिस तरीके का मूड होता है, जिस तरीके का अफेक्ट होता है, वो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के स्टाइल को भी चेंज कर देता है। अगर पॉजिटिव अफेक्ट है यानी कि पॉजिटिव मूड है तो वो हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने के लिए बोलता है। तो इसलिए अगर हमें लगता है किसी की क्वालिफिकेशन इतनी मैच नहीं हो रही, फिर भी हम सोचते हैं चलो ट्राई करके देख लेते हैं, तो वो हमें फ्लेक्सिबल होने के लिए बोलता है। हमारी फ्लूइड स्टाइल ऑफ थिंकिंग यानी कि इतनी ज़्यादा रिजिड नहीं होती है, हम हर तरीके से सोच लेते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव अफेक्ट होता है तो वो हमें ज़्यादा ही सिस्टमैटिक और ज़्यादा ही केयरफुल होने के लिए बोल देता है। तो इसीलिए हम उस टाइम पे ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं जहाँ पे हमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो। तो ये अफेक्टिव मूड कहीं ना कहीं हमारे कॉग्निशन को भी इस तरीके से कर रहा है इन्फ्लुएंस। हैप्पी मूड कैन इंक्रीज क्रिएटिविटी ऑल्सो, क्रिएटिविटी में भी, क्योंकि क्रिएटिविटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉग्निशन। तो हैप्पी मूड में क्या होता है कि क्योंकि हम बहुत फ्लेक्सिबल सोचते हैं, हमें बहुत सारे आइडियाज आते हैं, तो क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होती है। नेगेटिव मूड में हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं है क्रिएटिवली, हम थोड़ा सा अपनी उस पर ही कंसिस्टेंट रहते हैं, सिस्टमैटिक पैटर्न ही फॉलो करते हैं, इसलिए उस टाइम क्रिएटिविटी काम नहीं करती। A fourth way in which affect can influence cognition involves its impact on our plans and intentions. तो इन्होंने एक रीसेंट फाइंडिंग जो 1998 में स्टडी करी गई थी बाय फोरगास, इन्होंने सजेस्ट किया कि negotiators who are in a good mood adopt a more cooperative strategy and expect better outcomes than one who is in a bad mood. तो जब आप नेगोशिएट करते हो किसी से, अगर दोनों का ही नेगोशिएटर जो दोनों आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं, दोनों का अगर अच्छा मूड है तो वो ज़्यादा एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं और उस नेगोशिएशन का बेटर आउटकम निकल के आता है। अगर दोनों का खराब मूड होता है तो ना तो वो एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, ना ही उस डिस्कशन का कोई रिजल्ट निकल के आता है। तो ये भी एक तरीके से स्टडी करके पता किया है कि कैसे हमारे मूड से हमारी कॉग्निशन चेंज होती है। तो ये 3-4 तरीके इन्होंने बताए हैं कि अफेक्टिव स्टेट हमारे परसेप्शन को चेंज कर देता है, अफेक्टिव स्टेट हमारे डिसीजंस को भी चेंज कर देता है, और इससे हमारी थिंकिंग कैसे फ्लेक्सिबल या फिर सिस्टमैटिक केयरफुल हो सकती है, ये हमारी क्रिएटिविटी को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। तो ये 3-4 तरीके हैं जो हमारी कॉपरेशन किसी के साथ करनी है या नहीं करनी है, इस तरीके से हमारी कॉग्निशन की जो भी हमारे कॉग्निशन में जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो भी कहीं ना कहीं हमारे मूड के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे हाउ कॉग्निशन इन्फ्लुएंस अफेक्ट। अब ये उल्टा पढ़ेंगे हम इसमें कि कॉग्निशन कैसे अफेक्ट के ऊपर चेंज करता है, मतलब मूड के ऊपर।
इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।